अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। पहले 30 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हुए हैं। आई होप कि ये लेक्चर्स देखने से पहले आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से और डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं। कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एज्यूमिंग कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले ही कवर करे हुए हैं। 31 में बोलता है व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड फॉर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। अभी पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं उसकी क्या डबल एंट्री पास होती है। लिहाजा यहाँ पर अगर वो बोल रहा है व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड फॉर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के अमाउंट के लिए जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। और अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है तो हमारे पास जो रेलेवेंट आंसर होगा इस सवाल का वो होगा आपके पास सी। यानी कि आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करोगे और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये एंट्री मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी है और बेसिक लेक्चर्स में भी डिस्कस की। 32 पर आते हैं। 32 में लिखा हुआ है व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड फॉर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि मुझे एक इनकम बुक करनी होती है अपने पीएनएल में। देयरफॉर मेरे पास आंसर जो होगा वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स या पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। 33 पर आते हैं। 33 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग डेटा relates to Sequence Limited, who is in process of preparing manufacturing account for the year ended 31st December 2020. Calculate the cost of material available for consumption. Cost of material available for consumption का क्या मतलब है? देखें, आपके पास एक चीज होती है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल का मतलब है साल के शुरू में कितना आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ। इस सवाल के हिसाब से 75,000, ठीक है ना। इसके बाद आप देखो कि आपके पास जो है ना वो परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितनी है, यानी कि जो मटेरियल आपने परचेज किया है 4,10,000 की मजीद चीजें परचेज करी हैं। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड्स ड्यूरिंग द ईयर। रिटर्न आउटवर्ड्स ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये है कि ये मेरा परचेज रिटर्न है, यानी कि मैंने 4,10,000 का माल खरीदा था जिसमें से 20,000 का डिफेक्टिव था। लिहाजा क्योंकि वो डिफेक्टिव था तो वो मैंने वापस कर दिया। तो मेरे जो रिटर्न आउटवर्ड्स हैं अगर वो मैं परचेजेस में से माइनस कर दूं जो कि 20,000 है, तो मेरे पास मेरी नेट परचेजेस आ रही है। नेट परचेजेस का मतलब ये होता है कि ऑल्दो आपके हिसाब किताब में पहले लिखा हुआ ये आ रहा है कि आपने 4,10,000 की चीजें खरीदी, लेकिन 4,10,000 की चीजों में से 20,000 की चीजें सही नहीं थी, खराब थी, अच्छी नहीं थी, ऐसी क्वालिटी में नहीं थी जैसी आप चाहते थे, तो आपने वो वापस कर दी। तो इफेक्टिवली आपने 3,90,000 की टोटल चीजें खरीदी एक तरह से। 4,10,000 में से 20,000 की वापस कर दी तो आपके पास तो 390 की चीजें बच गई ना, 3,90,000 की। पहले से कितनी पड़ी हुई थी? पहले से 75,000 पड़ी हुई थी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन आ जाता है। यानी कि टोटल वो मटेरियल जो हमारे पास कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, वो मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे सर? भाई 75,000 का पहले से पड़ा हुआ था, 390 का और खरीदा, तो अब आपके पास जो आपकी प्रेमिसेस है उस पर 4,65,000 रुपए का मटेरियल पड़ा हुआ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है, ये वो मटेरियल नहीं है जो आपने इस्तेमाल किया, जो आपने कंज्यूम किया, बल्कि ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन है। यानी कि इतना 4,65,000 का मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारा 33 का आंसर जो है वो 4,65,000 होगा। अच्छा, अगर हम 34 देखते हैं तो 34 में सारा डेटा सेम है, लेकिन बोलता है कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस्तेमाल कितना हुआ। अब अगर आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर मालूम करना है ना, तो आपके पास अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है सवाल में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास सवाल में जो दिया हुआ है ना वो देखें 1,05,000 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन में से क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल को माइनस करूंगा ना, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि भाई टोटल देखें, टोटल आपके पास 4,65,000 रुपए की चीजें मौजूद थी जो आप इस्तेमाल कर सकते थे। उसमें से 1,05,000 रुपए की चीजें ऐसी हैं जो अभी भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं।
लिहाजा इसका मतलब ये हो गया कि अगर 4 65 में से 1,05,000 की चीजें अभी भी पड़ी हुई हैं, तो 3,60,000 रुपए की जो चीजें होंगी वो आपने इस्तेमाल कर ली होंगी, तभी नहीं पड़ी हुई ना आपके पास। 4 65 की जो तो टोटल चीजें थी, 4 65 की जो टोटल चीजें थी उसमें से 1,05,000 रुपए की चीजें अभी भी पड़ी हुई है, तो 3,60,000 रुपए की चीजें आपने इस्तेमाल कर ली होंगी। बात समझ में आई? इस्तेमाल कर ली होंगी, तो 34 का आंसर जो है वो 360,000 होगा। आगे बढ़ते हैं। 35 में बोलता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू सीक्वेंस लिमिटेड हु इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 360,000 का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया। अच्छा, रिक्वायरमेंट देखते हैं तो प्राइम कॉस्ट पूछते हैं। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल तो बड़ा सिंपल सिंपल सामने दिया हुआ है कि 360,000 का आपने डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल किया। डायरेक्ट लेबर 60,000, डायरेक्ट लेबर भी मेरे प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड होता है। प्राइम कॉस्ट में सारी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होती है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो भी 60,000 इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट लेबर वेजेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो हमारे प्राइम कॉस्ट में ऐड नहीं होता, वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन 80% रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन भी मेरे ओवरहेड्स में आती है, प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। रेंट एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, ये भी मेरे ओवरहेड्स का हिस्सा है। रॉयल्टी पेड और नंबर ऑफ यूनिट्स रिड्यूस्ड, रॉयल्टी जो है वो मेरी एक जो है वो आप कह लो कि डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू है, और 12,000 की ये जो वैल्यू है रॉयल्टी की, ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। लिहाजा ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, तो मेरी टोटल जो प्राइम कॉस्ट होगी वो 4,32,000 रुपये आ रही है। 35 का आंसर 432,000 होगा। 37 पर चलते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। कैलकुलेटिव प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द ईयर, यानी कि इसमें से ओवरहेड्स कितने हैं, और वो भी कौन से ओवरहेड्स? प्रोडक्शन के ओवरहेड्स, यानी कि उस जगह के ओवरहेड्स जहां पर चीजें बन रही होंगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर की जितनी भी कॉस्ट हैं वो मेरे ओवरहेड्स में आती है, 12,500। डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट 24,000 है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है 80% रिलेट्स टू प्रोडक्शन। इसका मतलब 20% डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोडक्शन की नहीं होगी, बल्कि वो शोरूम की होगी या उस जगह की होगी जहां से यूनिट जो है वो बिकते हैं, रादर देन जहां पर यूनिट्स बनते हैं। अलबत्ता 80% जो अमाउंट है वो मेरे ओवरहेड्स में आएगी। इसके अलावा रेंट एंड यूटिलिटीज, जो भी जितने भी फैक्ट्री के हैं इस तरह के जितने भी खर्चे हैं वो सारे मेरे ओवरहेड्स में आते हैं। तो मेरा टोटल ओवरहेड्स का अमाउंट जो होगा वो 51,500 होगा। 36 का आंसर। 37 द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू सीक्वेंस मेथड, सेम डेटा। सवाल बोलता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी होती है यानी कि 432,000, और ओवरहेड्स भी होता है। तो मेरा जो अगले पार्ट का आंसर होगा वो 432,000, यानी कि क्वेश्चन 35 का आंसर और क्वेश्चन 36 का आंसर दोनों का एडिशन होगा, विच इज 483,500। अगला सवाल है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। सवाल है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेट करना। यहाँ पर आपके पास फैक्ट्री की कॉस्ट है, यानी कि प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल 483,500 ऊपर वाले ही सवाल से आ रहा है। ठीक है, 483,500 जो है ये टोटल मेरे पास जो मैंने प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स इनकर करे हैं वो है। WIP का ओपनिंग हिस्सा आ रहा है, WIP का क्लोजिंग हिस्सा आ रहा है, और परचेजेस ऑफ WIP इन्वेंटरी ड्यूरिंग द ईयर टू फुलफिल एन अर्जेंट ऑर्डर, यानी कि कुछ WIP ऐसा भी था जो मैंने परचेज भी करा था। तो मेरे पास जो मेरा आंसर होगा उसके लिए मैं जो है वो अपने पास ये जितने भी फैक्ट्री की कॉस्ट है ये होगी, और इस ये जो फैक्ट्री की जो मैंने कॉस्ट इनकर करी है, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर करी है, इसमें मैं जो है वो ओपनिंग WIP को ऐड कर दूंगा। ओपनिंग WIP 40,000 भी है, और आपने कुछ WIP जो है वो परचेज भी किया है, यानी कि आधा अधूरा माल कहीं से खरीद लिया है जिसपे आप मजीद प्रोडक्शन कर कर उसको बेचोगे। तो परचेज ऑफ WIP, परचेज ऑफ WIP कितना है? परचेज ऑफ WIP जो है वो 30,000 है। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जो अमाउंट बन रहा है ना वो 553,500 बन रहा है। ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इतने रुपए की चीजें मेरे पास मौजूद है जिसको मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और इतने रुपए की अमाउंट जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर कर और इसको फिनिश गुड्स में मैं तब्दील कर सकता हूँ, फिनिश गुड्स इसे बना सकता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आंसर 553,500 होगा। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पूछे जाए तो आप फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग इन WIP को ऐड करोगे और परचेज ऑफ WIP
को भी ऐड कर दोगे। परचेज ऑफ WIP अमूमन आमतौर पर क्वेश्चंस में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि आधी अधूरी बनी हुई चीजें कहीं से परचेज करी है जिसको मैं कंप्लीट करूंगी। फिर 39 में लिखा हुआ है सेम डेटा के साथ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। अब देखें आपके पास 553 500 की जो चीजें हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इतने रुपए की चीजें जो है ना गुड्स कॉस्ट, इतने रुपए के गुड्स जो है वो अवेलेबल है जिनको मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। अलबत्ता अगर मेरे पास क्लोजिंग WIP है, अगर मेरे पास क्लोजिंग WIP है तो इसका मतलब इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है फिल वक्त, इन चीजों की फिल वक्त मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, इन चीजों को तैयार नहीं किया गया। जो चीजें तैयार करी गई हैं वो 500 की हैं, ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दी ईयर। 500 मेरा 39 का आंसर होगा। अगला है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू सीक्वेंस प्रोसेस सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो चीजें आपने बनाई उसकी कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है फिनिश गुड्स की, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है, कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पूछ रहा है। देखिए आपके पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग जो है वो कितना है, फिनिश गुड्स का जो आपके पास ओपनिंग है वो 60,000 है, ठीक है। उसके बाद आपने मजीद कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड, जो चीजें प्रोड्यूस करी हैं या जो चीजें मैन्युफैक्चर करी हैं वो कितनी है, 500 है। ये चीजें आपने मजीद बना ली हैं। इसके बाद परचेज परचेज ऑफ फिनिश्ड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी कि मजीद आपने 80,000 रुपए के फिनिश्ड गुड्स जो है वो परचेज करे हैं। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आ गई ना वो 658,500 आ गई। ये आपका कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि इतने रुपए की चीजें अवेलेबल हैं बिकने के लिए, आप इतने रुपए की चीजें बेच सकते हो। आपके पास इतने रुपए की चीजें पहले से थी, इतने की चीजें आपने बनाई और इतने की चीजें आपने खरीदी, तो टोटल आपके पास इतने रुपए की चीजें पड़ी हुई हैं जो आप बेच सकते हो। तो मेरा जो आंसर 40 का होगा वो 658,500 होगा। मजीद MCQs और कॉन्सेप्ट्स को अगले वीडियोस में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।